हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन शॉट वीडियो यानी कि सिंगल वीडियो में आपको पूरी आपकी बुक कंप्लीट करा दूंगा और इसमें केवल वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं या फिर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, रिपीट होने के जिनके चांस होते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से, आप इसमें जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको जो PDF वगैरह होती है वो दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि योजना से क्या अभिप्राय है। खेलों में योजना का क्या उद्देश्य होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, योजना प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक अच्छी योजना होनी चाहिए। अगर योजना होगी, पहले से प्लानिंग कर रखी होगी, तो आपका जो कार्य है, जो प्रोजेक्ट है, वो सफल हो सकेगा। ठीक है, अगर आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की होगी तो कभी भी आपका कार्य जो है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्लानिंग। तो योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसको पहले से ही निर्धारित करना होता है। यानी पूर्व निर्धारित का मतलब है पहले से ही हमको डिसाइड करना पड़ता है, पूरा प्लान बनाना पड़ता है। और योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई या अपनाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके बोर्ड एग्जाम हैं 2024 में। ठीक है, आप अभी से, आपने जब आप 12th क्लास में आए होंगे तो आपने स्टार्टिंग में ही योजना बना ली होगी कि भाई इस बार 12th क्लास में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं या मुझे टॉपर बनना है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगा, किस सब्जेक्ट को इग्नोर करूंगा। ठीक है, किस में कितना ज़्यादा मुझे टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, क्या मुझे कोचिंग जाना है या मुझे ऑनलाइन पढ़ना है या मुझे NCERT से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। सारी चीज़ें अगर आप तैयार करोगे, जैसे आपको भाई पेपर से पहले आपका सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए, कुछ आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करना है, ये करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरी एक प्लानिंग बनाते हैं। अगर जब हम पूरी प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के तहत सारे कार्य करते हैं तो हमारा पेपर जो है वो अच्छे से होगा और हमारे मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। ठीक है, सही मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, आपने कभी सिलेबस ही नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कब किस टाइम पे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो सारा काम जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें हर कार्य से पहले एक योजना बनानी होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो योजना की प्रक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि भाई हमारा ये लक्ष्य है और इसको हमें प्राप्त करना है। फिर योजना बनाते हैं उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद कि भाई ऐसे ऐसे हम करेंगे। ठीक है, हमें पढ़ाई ऐसे करनी है, हमें इतने घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, जो भी है योजना को फिर उसके बाद लागू करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ था कि खेलों में जो योजना का उद्देश्य होता है उसको बताना है। तो देखिए, खेल कार्यक्रम में जो योजना का उद्देश्य होता है वो क्या होता है। सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि अच्छा तालमेल बना रहे। ठीक है, अगर योजना पहले से होगी तो तालमेल बनेगा, अगर योजना ही नहीं बनाई होगी तो तालमेल नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा नियंत्रण करना, दबाव को कम करना, गलती की जो संभावना होती हैं, जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएं, समय, धन और जो संसाधन होते हैं उसकी बर्बादी को रोकना, जो भी हम संसाधन या साधन यूज़ करते हैं उसको रोकना। ठीक है, और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना, जो हमारी क्रिएटिविटी होती है उसको बढ़ावा देना, सभी साधनों का प्रयोग जो है वो अच्छे तरीके से हो, लाभकारी हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना, प्रबंधन को प्रभावशाली बनाना और बजट को सुनिश्चित करना, ये सब योजना के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विभिन्न समितियां और उनके कार्य तथा जिम्मेदारियों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, किसी भी खेल प्रतियोगिता को सफल बनाने में कई सारी समितियां होती हैं जो मिलकर कार्य करती हैं, और सभी समितियां जो होती हैं उनके अपने अपने कार्य होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट के देख सकते हैं। पहले कैटेगरी में क्या होगा, यानी कि देखिए, जब भी हमारा कोई टूर्नामेंट या कोई प्रतियोगिता या कोई सीरीज स्टार्ट होती है खेलों की, तो उससे पहले कुछ समितियां काम करती हैं, यानी कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो पहले से ही कार्य करना शुरू कर देती हैं, यानी प्रतियोगिता से पूर्व। फिर कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो खेल शुरू हो जाते हैं, यानी प्रतियोगिता के दौरान कार्य करती हैं। और कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो खेल खत्म हो जाने के बाद, यानी जब प्रतियोगिता खत्म हो जाती है उसके बाद कार्य करती हैं। तो ये वो समितियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतियोगिता से पहले वाली समिति। इसमें आयोजन समिति हो गई, प्रचार समिति हो गई, क्रय समिति हो गई, आवास तथा खान पान समिति, सजावट और समारोह समिति, यातायात समिति। ठीक है, खेल मैदान और उपकरण समिति, वित्तीय समिति, ये सारी समितियां हो गई। फिर जो कुछ ऐसी समितियां होती हैं जो खेल के दौरान कार्य करती हैं, तो इसमें आयोजन समिति हो जाएगी हमारी, क्रय समिति,
और समिति परिवहन समिति हो जाएगी इसमें आपकी, भोजन और आवास समिति हो जाएगी, अधिकारियों के लिए समिति होगी, खेल के मैदान में जो उपकरण होते हैं उसके लिए समिति हो जाएगी, प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति हो जाएगी, प्राथमिक चिकित्सा समिति। तो इस तरीके से फिर क्या है, जैसे प्रतियोगिता के बाद प्रचार समिति, वित्तीय समिति, परिवहन समिति, भोजन और आवास समिति, अधिकारियों के लिए समिति, खेल मैदान व उपकरण समिति, ये सारी समितियाँ। कुछ समिति ऐसी आपको दिखेगी इसमें जो आपको यहाँ पे भी दिखेगी, यहाँ पे भी दिखेगी और यहाँ पे भी दिखेगी, यानी कि प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद भी दिखेंगी कुछ समितियाँ। कुछ समितियाँ ऐसी हो सकती हैं जो आपको या तो प्रतियोगिता के दौरान दिखेंगी या फिर प्रतियोगिता के बाद, वो जिस समिति का जो कार्य होता है उसके अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आपके पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि प्रतियोगिता से पूर्व समितियों के बारे में बताइए, तो आपको इन समितियों के बारे में बताना होगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखिए जैसे ये है क्वेश्चन कि प्रतियोगिता से पूर्व विभिन्न समितियों के कार्य आपको बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आयोजन समिति, जिसको हम प्रबंधन समिति भी कहेंगे। तो ये जो समिति होती है आयोजन, नाम से ही पता लग रहा है कि खेल को इसको आयोजन करवाना है, ठीक है। ये समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन और संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। ये समिति लगभग एक माह पूर्व विभिन्न समितियों का गठन करती है और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। सेकेंड है आपकी प्रचार समिति। किसी भी, देखिए कोई भी आपकी प्रतियोगिता है उससे 3 से 4 हफ्ते पहले इस समिति का कार्य होता है, ठीक है। किसी भी प्रतियोगिता से 3-4 हफ्ते पहले इस समिति का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही प्रचार किया जाता है। तो इसका काम प्रचार वगैरह करने का होता है। प्रतियोगिता की तिथि कब होगी, उसका स्थान कहाँ पे होगा, ठीक है, कहाँ पे प्रतियोगिता कराई जाएगी, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो होती है वो आपको प्रचार समिति देती है। तीसरे नंबर पर आपकी क्रय समिति। प्रतियोगिता को सफल बनाने में ये जो समिति है इसका मुख्य कार्य होता है। प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली जो वस्तु होती है, जो उपकरण होते हैं, ठीक है, जो भी उसमें वस्तु उपकरण चाहिए उन सबको सीरीज को स्टार्ट होने से, यानी जो आपकी जो गेम्स की जो सीरीज हो रही है उसको स्टार्ट होने से पहले इनको खरीद लेना चाहिए और उनका निरीक्षण कर लेना चाहिए कि भाई कोई भी ऐसा उपकरण ना हो जो खेल के दौरान ख़राब हो जाए या टूट जाए, फूट जाए। तो पहले से उसका निरीक्षण भी कर लेना चाहिए कि वो सही है या नहीं, उसकी क्वालिटी वगैरह। फिर आपकी 4th नंबर पे आ रही है खेल मैदान व उपकरण समिति। ये समिति जो होती है ये खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान को तैयार करती है और प्रतियोगिता से लगभग 2 दिन पहले मैदान तैयार हो जाना चाहिए, इस चीज़ की देखरेख करती है। फिर है प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति। किसी भी प्रतियोगिता को सफल आयोजन के लिए ये समिति जो है काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है, क्योंकि टीमों की जो संख्या है, फिक्सचर है, ये सब तैयार करने का काम जो होता है इसी समिति का होता है। फिर आपका सजावट और समारोह समिति। प्रतियोगिता से पहले ये समिति ये निश्चित करती है कि उसे कहाँ पर और कौन से मैदान में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मंच पे कितनी सजावट की ज़रूरत है, ये सब देख रेख इसका होता है। फिर भोजन और आवास समिति, ठीक है, ये समिति क्या है, ये टीमों को कहाँ पे ठहराना है, जो टीम के खिलाड़ी आएंगे वो कहाँ पे रहेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है, कितने लोग आएंगे, कितने लड़के लड़कियाँ हैं खेलने वाले, ठीक है, उनको अलग अलग उनकी व्यवस्था करनी है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, उनके भोजन का प्रबंध करना है, उनके रहने का प्रबंध करना है, ये सब इस समिति का काम हो जाता है। फिर प्राथमिक चिकित्सा समिति। देखिए प्रतियोगिता जब होती है तो कई बार क्या होता है, खिलाड़ियों को चोट लग जाती है, तो चोट लगने पर हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, कुछ जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए, जैसे डिटॉल वगैरह हो गया, या जो पेन किलर मेडिसिन हो जाती है, या पेन किलर जो जेल वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें, तो जो पट्टी वगैरह भी होती है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था इसको पहले से ही करके रखनी है। वित्तीय समिति। ये समिति जो है प्रतियोगिता से पहले सभी प्रकार के जो खर्चे होते हैं उसका पूरा का पूरा विवरण तैयार कर लेगी, पूरा एक बजट बना लेगी कि भाई ये प्रतियोगिता है, इसमें ये सामान लगेगा, इतने इतने पैसे लगेंगे और इसका ये बजट है और इतना पैसा होना चाहिए, पूरा खर्चा करना, ये सारा जो है काम इसी का होता है। फिर परिवहन समिति। प्रतियोगिता के दौरान किस प्रकार के परिवहन की और कितनी मात्रा में परिवहन की आवश्यकता होगी वो पूरा का पूरा ये समिति देखेगी। फिर अधिकारियों के लिए समिति, यानी प्रतियोगिता से पहले अंपायर्स हो गए, रेफरी हो गए, ठीक है, रिकॉर्ड्स व लैब स्कोरर्स हो गए, इन सभी का चयन करना और उनकी सहमति सुनिश्चित करना, ये सब काम किनका होता है, अधिकारियों के लिए जो समिति होती है इसका। तो आपको समझ में आएगा कि प्रतियोगिता से पहले कौन कौन सी समिति होती है, उनका क्या क्या कार्य होता है। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रतियोगिता के दौरान जो समितियां होती हैं उनके काम बताने। तो देखिए आयोजन प्रबंधन समिति, इसका काम क्या होता है, मुख्य कार्य यही होता है कि सभी कार्यों पर नज़र रखना और सही तरीके से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर कोई कमी है किसी चीज़ में तो उसको दूर करना, ये इसका काम है।
फिर क्रय समिति क्या है, प्रतियोगिता के दौरान अगर किसी उपकरण या वस्तु की आवश्यकता होती है तो जल्दी से जल्दी उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो होती है इस समिति की होती है। परिवहन समिति आपको पता ही है कि परिवहन का काम करती है, ठीक है, टीमों को लाने ले जाने का काम, सामान कोई जरूरत है उसको लाने ले जाने का काम, ये सब परिवहन समिति का होगा। भोजन और आवास समिति का आपको पता ही था कि खिलाड़ियों को, अधिकारियों को भोजन कराना है, कहाँ पे ठहरवाना है, ठीक है, क्या क्या सुविधाएं देनी है, ये सब इनके काम हो जाते हैं। अधिकारियों के लिए समिति जो होती है, अगर प्रतियोगिता के दौरान किसी अधिकारी को कोई तकलीफ होती है या उसको उसको दूर करना या अन्य अधिकारी की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए ये समिति काम करेगी। खेल मैदान और उपकरण समिति, प्रतियोगिता के दौरान, अब देखो ये जो है ना प्रतियोगिता के दौरान की बात हो रही है तो हर जगह आपको ये लिखना है कि प्रतियोगिता के दौरान इस समिति की विशेष जिम्मेदारी होती है। खेल मैदान में कोई कमी हो या किसी उपकरण की आवश्यकता हो, ठीक है, उसको समय पर उपलब्ध कराना इस समिति की जिम्मेदारी होगी। फिर प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, प्रतियोगिता के दौरान अगर किसी टीम या अधिकारी को कार्यक्रम से संबंधित कोई समस्या है तो इस समिति की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको दूर करे। सजावट समारोह समिति जो है ये प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले ही अपना जो काम होता है ये कर लेते हैं सजावट वगैरह का, अगर उसमें फिर भी कोई कमी रह जाती है तो उसको ये दूर करने का जो जिम्मेदारी है वो इनकी होती है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, आपको पता ही है कि जब खेल के दौरान कई बार चोट लग जाती है तो उनका प्राथमिक उपचार करने के लिए तुरंत उनको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जा सके, ठीक है, उनको जो भी मेडिकल जो भी जरूरत होगी वो पूरा करना, ये सब इस समिति का काम है। उद्घोषणा समिति, प्रतियोगिता के दौरान जैसा मंच संचालन होता है कार्यक्रम भी उसी के अनुसार होता है। किसका मैच होगा, कौन सा इवेंट होगा, कब होगा, किसके साथ होगा, ये सब उद्घोषणा करना, उसकी जानकारी देना इस समिति का काम है। नेक्स्ट है आपका कि प्रतियोगिता की समाप्ति, यानी प्रतियोगिता समाप्त हो गई है उसके बाद जो समिति है उसका क्या काम होता है, तो इसमें देखिए प्रचार समिति, प्रतियोगिता जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद जो प्रचार पर होने वाला जो भी खर्च है, जितने भी मतलब पैसे लगे हैं, उसकी जानकारी जो है आयोजन समिति को देना, मीडिया को रिपोर्ट भेजना, ये सब प्रचार समिति का काम है। क्रय समिति, जो भी उपकरण या वस्तु खरीदी गई है उसका पूरा बिल वगैरह जो है वो सब इसको देने का काम होता है, ठीक है। वित्तीय समिति, प्रतियोगिता में कुल आय और व्यय, कितना पैसा आया गया, कहाँ गया, बजट की समीक्षा करना, ये वित्तीय समिति का काम है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड सभी सामान और उसकी जानकारी आयोजन समिति को देगी ये समिति। परिवहन समिति, प्रतियोगिता के बाद सभी जानकारी उपलब्ध कराना कि भाई कहाँ कहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आई गई, किसको कहाँ ले गए, ठीक है, कितना खर्चा आया, कैसा, पूरा का पूरा विवरण जो होता है इनका इन्हें देना होता है। प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, सभी टीमों को प्रमाण पत्र देना, सर्टिफिकेट मिलते हैं, सारे रिकॉर्ड को तैयार करना, प्रतियोगिता में आई हुई सभी टीमों से संबंधित जानकारी और आयोजन समिति को देना इस समिति का काम होता है, ठीक है। तो भोजन और आवास समिति जो होती है इसका काम क्या होता है कि आवास स्थल पर अगर कोई नुकसान हो गया हो उसे ठीक कराना, उसकी सभी प्रकार की जानकारी जो है वो आयोजन समिति को देना इसकी जिम्मेदारी होती है। अधिकारियों के लिए समिति, प्रतियोगिता के बाद सभी अधिकारियों को उनका जो मानदेय है, जो भी उनका पैसा बनता है वो सब देना। खेल मैदान और उपकरण समिति, प्रतियोगिता के बाद ये समिति प्रयोग में लाए गए सभी उपकरण, जो भी उपकरण प्रयोग में लाए गए उसका मैनेजमेंट और समिति को उपलब्ध कराएगी, और मैदान पर अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसे सही कराने की जिम्मेदारी भी इसी समिति की होगी। पुरस्कार वितरण समिति जो है इसका काम क्या होता है, सजावट तथा समारोह समिति के साथ मिलकर सभी जानकारी और सामान आयोजन समिति को देना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि टूर्नामेंट प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, टूर्नामेंट मैचों की एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है जिसमें अंत में एक ही टीम जीतती है, मतलब कई सारी टीम जो है वो आपस में मैच खेलते हैं लेकिन लास्ट में विजयी जो होती है वो एक ही टीम होती है और बाकी सभी टीम जो होती हैं वो मैच को हार जाती हैं, ठीक है। इसमें नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट होते हैं। नॉकआउट क्या होते हैं, इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है, जैसे ही कोई टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी, केवल जीतने वाली टीम ही आगे प्रतियोगिता में बनी रहेगी। ये तो हो जाता है नॉकआउट टीम टूर्नामेंट। और लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, इसमें भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ कम से कम एक मैच तो जरूर खेलेगी और विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पे, यानी सभी टीमों को अंक मिलते हैं, उस अंक के आधार पे हार जीत होती है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आसन संबंधी विकृतियां। देखिए, आसन संबंधी कुछ सामान्य विकृतियां होती हैं जैसे कि घुटने का टकराना। इसमें क्या होता है कि घुटने जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं चलते वक्त, या आपस में टच होते हैं ये हिस्से, तो इसी को घुटने से टकराना। नॉर्मल जो पैर होगा वो इस तरीके से होगा, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होगी उसका पैर कुछ इस तरीके से होगा। आपने देखा होगा कई
लड़कियों में भी ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, लड़कों में भी होती है। नेक्स्ट है आपका कि चपटे पैर। उसमें क्या होता है, जो पैर होते हैं वो सपाट होते हैं नीचे से। देखिए, जो नॉर्मल पैर होता है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। आप कभी भी अपने पैर को नीचे से देखना है, यहाँ पे वो इस तरीके से होगा। आप अगर कहीं पे चलोगे तो निशान जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका पैर नीचे से बिल्कुल सपाट है, आपके में यूं नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आपका पैर जो आएगा उसकी छाप कुछ इस तरीके की आएगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सपाट पैर वाले लोगों को। फिर धनुष आकार टांगे। धनुष आकार टांगे में क्या होता है, आप देखो इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है टांगे, और ये बच्चों में होती है, और बाद में अगर बचपन में हो जाती है तो बाद में ये रहती है हमेशा के लिए, ठीक है। इसमें मैं बता दूं आपको, कई बार क्या होता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो उसको गोदी लेने का जो तरीका होता है, लोग उसको गलत तरीके से गोद लेते हैं, तो उसमें उसके पैर अगर इस तरीके से होते हैं तो वहाँ से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। झुके हुए कंधे, आपने देखा होगा कईयों के कंधे जो होते हैं वो झुके से रहते हैं। आगे पीछे की ओर कुबड़, ठीक है, कुबड़ जैसे इधर पीछे की तरफ निकला रहता है, ऐसे ही कईयों में आगे की तरफ निकला रहता है। फिर क्या है, स्कोलियोसिस। इसमें क्या होता है, ये जो रीढ़ की आपको हड्डी दिख रही है, आपको कुछ टेढ़ापन दिख रहा है, इसमें एक कंधा तो ऊंचा हो जाता है, दूसरा कंधा जो है वो नीचा हो जाता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। ये कुछ सामान्य आसन संबंधी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महिला खिलाड़ी जो त्रय होता है, महिला खिलाड़ी त्रय क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है। तो महिला खिलाड़ी त्रय जो है वो महिला खिलाड़ियों में होने वाला कुछ लक्षणों से संबंधित कुछ रोग होते हैं। इसमें आपकी अजबी सुसीरिता होता है, रजोरोध हो जाता है, खाने संबंधी जो विकार होते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम होती है। ये एक गंभीर बीमारी है जिसमें जीवन में लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर और खतरनाक परिणाम होते हैं, ठीक है। इन रोग समूहों में 3 परस्पर संबंधित परिस्थितियां होती हैं। अब बात करेंगे अस्थि सुसीता की। इसका संबंध हमारी अस्थि से होता है, हड्डियों से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, अस्थि में भंग हो सकता है, यानी कि फ्रैक्चर हो सकता है। इसके कुछ कारण हैं जिसमें हार्मोन्स संबंधी कुछ परिवर्तन होते हैं इसके कारण, ठीक है। तीव्र व्यायाम की वजह से भी हो सकता है, कम कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करने की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है रजोरोध। देखिए, प्रजनन योग्य आयु वाली जो स्त्री है, अगर उसका मासिक स्राव यानी कि जो पीरियड्स वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, जो पीरियड्स होते हैं वो टाइम पे नहीं हो रहे हैं, आरंभ होकर कभी कभी कई महीनों तक मासिक धर्म ना आना, रजोरोध कहलाता है। यानी कि पीरियड की इरेगुलरिटी वाली ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, कई बार लंबे समय तक पीरियड नहीं आते हैं। इस समस्या का प्रमुख कारण जो है वो अधिक तीव्रता वाले व्यायाम के कारण ये हो सकता है, या शारीरिक आवश्यकता के अनुसार कम कैलोरी लेने वाला अगर कोई भोजन ले रहा है तो भी हो सकता है। और इसी कारण महिलाओं के मासिक धर्म में अनियमितता देखने को मिल सकती है, और कई बार ये रुक भी जाते हैं। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि खान पान की वजह से, अगर खान पान सही नहीं है तो उसके कारण भी हो सकता है। हार्मोन्स में जब बदलाव आते हैं तो उसके कारण भी हो जाते हैं, या ज़्यादा रक्तस्राव वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या अधिक प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा, इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। एक है आपका जो भोजन संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है वो सामान्य से अधिक मात्रा में या फिर बहुत कम मात्रा में अगर भोजन करने लगे तो इसे भोजन संबंधी विकार कहेंगे। ये एक तरह से मानसिक बीमारी होती है, 2 तरह से हो सकती है इसको। इसमें एक होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होती है बुलिमिया। इसमें क्या होता है, देखिए व्यक्ति जो क्या होता है कि खाना जो है वो बहुत कम खाने लगता है, यानी वो बहुत कम खाता है, ठीक है, जितनी उसकी नीड है उससे भी कम खाता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मुझे पतला होना है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कई लोग हैं वो मोटे हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीधा डाइटिंग पे आ जाते हैं और खाना कम से कम खाना शुरू कर देते हैं। तो इससे ये समस्या हो सकती है। और एक में क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे मोटापा वगैरह हो सकता है, बाद में लंबे समय के बाद कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। जीवन शैली से संबंधित रोग कौन से हैं, तो जैसे देखिए डायबिटीज़ हो गया आपका, मधुमेह, मोटापा हो गया, अस्थमा हो गया, उच्च रक्तचाप, ये सब क्या है, जीवन जो हमारा लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड बीमारियां हैं। अब उच्च रक्तचाप की बात करते हैं। देखिए, आपका प्री बोर्ड का एग्जाम सिर पे है, टाइम कम है, इसलिए मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दीबाजी में करा रहा हूँ। लेकिन प्री बोर्ड के एग्जाम होने के बाद मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, एक एक चैप्टर कराऊंगा, और बोर्ड एग्जाम से पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी नहीं करा पाया, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम से पहले करा दूंगा। तो यहाँ देखते हैं, उच्च रक्तचाप यानी कि जिसमें बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, उसके निवारण में भूमिका स्पष्ट करनी है। तो देखिए, ये इसके कारण क्या हो सकते हैं, बढ़ती उम्र में बीपी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। इसका आनुवांशिक कारण भी हो सकता है, जैसे हेरिडिटी, जैसे किसी के पिताजी को है वो प्रॉब्लम तो हो सकती है उसके बच्चे में भी ऐसी प्रॉब्लम बाद में आए।
मोटापा, शारीरिक गतिविधियों की कमी। आजकल क्या है कि शारीरिक गतिविधि जो है वो कम हो गई है, लोगों का काम ज़्यादा मेहनत वाला बचा नहीं है कईयों का, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। धूम्रपान हो गया या ज़्यादा शराब का सेवन हो गया, ज़्यादा नमक खाने से भी बीपी बढ़ता है। अधिक वसा युक्त भोजन ग्रहण करने से, ज़्यादा हम फैट वाला खाना खाते हैं उससे भी होता है। मानसिक तनाव के कारण भी हो जाता है। तो कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह के कारण हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर बीपी किसी का बढ़ा रहता है तो उसको स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, उसको पैरालिसिस भी हो सकता है, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। कई सारे मतलब इसके गलत परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ क्या होते हैं, कुछ व्यायाम होते हैं या फिर कुछ योग होते हैं। इसको करने से ये नियंत्रण में रहता है। जैसे ताड़ासन हो गया, कटी चक्र आसन हो गया, उत्तान बादान आसन हो गया, अर्ध हलासन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आसन जो है इसको कहीं ना कहीं कम करने में उपयोगी होते हैं। एक क्वेश्चन है मोटापा, मोटापे के बारे में बताना है, मोटापे को कम करने में मदद करने वाले कोई आसन है, उसके लाभ बताने हैं। तो देखिए, मोटापा जो है आज के समय में पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो फैट की मात्रा है वो फैट का लेवल बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, शरीर जो है हमारा भारी हो जाता है, वजनदार हो जाता है। इसी को मोटापा कहते हैं। मोटापे के कारण जो मेनली वो ये है कि जो हमारा खान पान है, वो उसकी जो गलत आदतें हैं, हम उल्टा सीधा खाते हैं, बाहर का खाते हैं, ये सब इसकी वजह से होता है। पाचन प्रणाली का बिगड़ना भी इसका एक कारण हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में शारीरिक परिश्रम ना के बराबर रहता है। तो मोटापे में कई तरह की समस्या हो सकती है। ठीक है, उसको मोटापे की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, रक्त दबाव हो सकता है, कैंसर, गठिया, ऐसे रोग हो सकते हैं। मोटापे के कई सारे कारण हैं, जैसे कि ज़्यादा भोजन करना या फिर ऐसी लाइफस्टाइल जीना जिसमें कोई मेहनत वाला काम ही नहीं है, थायराइड या वंशानुगत, इनकी वजह से हो सकता है। इसको दूर करने के लिए कई आसन होते हैं, जैसे ताड़ासन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, मत्स्य आसन, हलासन। तो ये सारे आसन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं पेपर में। फिर क्या है, डायबिटीज़, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से योगासन सही है, तो कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, ये आप बता सकते हो सारे के सारे आसन। ऐसे अस्थमा को नियंत्रित करने के लिए ये सारे आसन किए जा सकते हैं। मोटापे को नियंत्रित करने के लिए ये आसन हो जाएंगे आपके। अब बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं और दिव्यांग, उनके लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ बताने हैं। तो देखिए, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए शारीरिक क्रिया के क्या लाभ हो सकते हैं, तो शारीरिक सुधार हो सकता है, मानसिक सुधार हो सकता है, आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व में निखार, सामाजिक लाभ, कार्य क्षमता, ये सारे उनको फायदे हो सकते हैं। शारीरिक सुधार में क्या होगा, उनकी एकाग्रता में सुधार हो जाएगा, उनके शरीर में लचक में सुधार हो सकता है, शक्ति, उनकी जो शक्ति है, ठीक है, उनका जो स्टेमिना है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, हृदय संबंधी सुधार हो सकते हैं, मोटापे से पीड़ित होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ये क्वेश्चन ना पेपर में आया हुआ है, मुझे याद आ रहा है, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था लैंग्वेज घुमा के, कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, वो अपनी लाइफ में अगर खूब एक्सरसाइज करते हैं, जो भी उनके लेवल पे एक्सरसाइज की जा सकती है, तो उससे उन्हें क्या लाभ होंगे, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, मानसिक सुधार में क्या होगा, मनोदशा में सुधार होगा, चिंता के स्तर में कमी आएगी, आत्मसम्मान, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांग जो है उनमें आत्मविश्वास आएगा, आत्मसम्मान की भावना जो है बढ़ेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांग के स्वास्थ्य का जो स्तर है उसमें बढ़ोतरी होगी। व्यक्तित्व, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांग के व्यक्तित्व के सभी पक्ष जो है उसमें निखार आएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। सामाजिक लाभ भी होंगे, नए अनुभव प्राप्त होंगे, नए दोस्त बनेंगे। और शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विशेष आवश्यकता वाले जो दिव्यांग होते हैं उनकी शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण करने से पहले कुछ रणनीतियाँ बनानी चाहिए। जैसे कि पहले तो उनकी पहले से एक डॉक्टरी जांच करा लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उन्हें। फिर पूर्व अनुभव का ध्यान रखना चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है इसका ध्यान रखना चाहिए, उनकी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रूपांतरित उपकरण उनके लिए जो, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है तो वो हर तरह के उपकरण यूज़ कर सकता है, लेकिन जो विकलांग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए रूपांतरित उपकरण होने चाहिए, यानी जो उपकरण है वो उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाए हुए होने चाहिए। उपयुक्त वातावरण उनको देना है, रूपांतरित उनके लिए नियम भी कुछ रूपांतरित होने चाहिए। अनुदेश में विविधता, साधारण से मुश्किल की ओर, यानी कि पहले सिंपल क्रियाएं करानी चाहिए, फिर धीरे धीरे मुश्किल, एकदम से ना हो कि उनको हार्ड एक्सरसाइज दे दें, तो ये गलत है। सभी अंगों का उपयोग करना, अतिरिक्त देखभाल, उनको थोड़ा सा एडिशनल देखभाल की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि सामान्य से वो अलग है।
नेक्स्ट है आपका कि पैरालंपिक जो खेल होते हैं इसके प्रारंभ के बारे में आपको बताना। तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोग काफ़ी भीषण पीड़ा से गुजर रहे थे, तो काफ़ी लोग युद्ध की जो भीषणता को याद करके कांप उठते थे। इस युद्ध का दर्द समझते हुए सर लुडविग गल्टमैन जो थे, इन्होंने 1948 में लंदन के अस्पताल में शारीरिक रूप से जो विकलांग हुए लोग थे उनकी एक प्रतियोगिता का आयोजन करा, जो सफल भी रहा और इसको लोगों ने काफ़ी सराहा। इसी से प्रेरित होकर 1960 के रोम ओलंपिक के दौरान लुडिंग गटमा ने करीब 400 विकलांग खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और खेलों का आयोजन करवाया। इन खेलों को पैरालंपिक्स कहा जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संस्था जो समर और विंटर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन करती है, इसका मुख्यालय जो है वो जर्मनी में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सिंबल है वो 3 रंग का है, लाल, नीला और हरा। इसका मोटो स्प्रिट इन मोशन, ठीक है। इसका मोटो जो है वो क्या है, स्प्रिट इन मोशन। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो पैरालंपिक्स गेम्स होती हैं ये विकलांग के लिए हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो नॉर्मल लोगों के लिए ओलंपिक्स होते हैं वो उससे अलग है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार के बारे में बताना। देखिए, संतुलित आहार, एक बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? ऐसा आहार जिसमें व्यक्ति के शरीर को सभी आवश्यक तत्व जो उसको चाहिए वो सब उससे अगर मिल पा रहे हैं तो वो संतुलित आहार है, ठीक है। संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हों, जिससे उसकी जो डेली की जो जरूरत होती है वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। संतुलित आहार में वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, पानी, फाइबर, विटामिन, खनिज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्णन करो जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। उसमें हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के, पी, सी, ये सारे विटामिन आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ खनिज पदार्थ भी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो जाएगा, सोडियम, आयोडीन, फ्लोराइड, ये सब हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। इसको कई बार क्या करते हैं, इग्नोर भी करते हैं, लेकिन खाने में ये चीज़ें भी ज़रूर होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, खेल में जो चोटें लगती हैं उसके बारे में आपके पेपर में काफ़ी आता है। तो खेल में जो चोट लगती है उसका कई तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए, स्पोर्ट्स के दौरान कई तरह की इंजरीज हो जाती है, लोगों को चोट लग जाती है। तो इसमें देखिए, इसको डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कोमल ऊतक वाली चोट है, जिसमें रगड़ लग जाना, नॉर्मल है, बिल्कुल रगड़ लग जाती है। गुम चोट लग जाना, ठीक है। मांसपेशी में घाव हो जाना, फट जाना, चीरा लगना या मोच आ जाना, खिंचाव आ जाना, ये तो है कोमल ऊतक की चोटें। फिर है कठोर ऊतक चोटें, जो जोड़ और हड्डी की चोट होती है। तो जोड़ में आता है जोड़ का विस्थापन हो जाना, जोड़ अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है। हड्डी का अपने स्थान से हट जाना, कंधे की जैसे कंधे का विस्थापन हो जाता है, कूल्हे का विस्थापन हो जाता है, कलाई कई बार हट जाती है, जबड़ा का विस्थापन हो जाता है। हड्डी की चोट में क्या होता है, हड्डी जो होती है कई तरह की होती है, जैसे कच्चा अस्थिभंग, ये हड्डियों की नरम होने के कारण बचपन में होता है। बहुखंड अस्थिभंग, इसमें क्या होता है, हड्डी जो होती है वो 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। अनुप्रस्थ अस्थिभंग, इसमें क्या होता है, समकोण में टूटती है हड्डी, इस तरीके से टूट जाती है। तिरछा अस्थिभंग, इसमें इसमें भी हड्डी टूट जाती है विकर्ण तिरछे तरीके से। पचड़ी अस्थिभंग, इसमें क्या होता है, हड्डी टूटने के बाद उसके सिरे जो होते हैं वो एक दूसरे में धंस जाते हैं। एक हड्डी यूं टूट गई तो उसका सिरा एक दूसरे में घुस जाता है, तो इसे बोलते हैं पचड़ी अस्थिभंग। तो ये कुछ चोटें हैं जो खेल के दौरान लगती हैं। अब बात करेंगे अस्थि भंग के प्रकार लिखें। तो ये देखिए, ये सारी की सारी हैं, कच्ची, बहुखंड, कई सारे टुकड़ों में टूट गई है, अनुप्रस्थ, ठीक है। तिरछा, ये तिरछी टूटी हड्डी यहाँ पे पचल रही है, टूट के आपस में घुस जाती है एक दूसरे में। फिर एक क्वेश्चन न्यूटन वाले चैप्टर से आता है कि न्यूटन के गति के नियम जो खेल कूद में जिसका प्रयोग किया जाता है, न्यूटन ने 3 गति के नियम दे रखे थे, जिसमें आपका आता है, प्रथम में आता है जड़ता का नियम, दूसरा है त्वरण का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तीनों नियम न्यूटन ने बताए थे और इसका खेल में भी प्रयोग होता है। कैसे होता है ये समझिए, एग्जाम्पल से समझाता है। देखो, जो पहला नियम है जड़ता का नियम, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रखा है, गेंद है, वो किसी जगह पे पड़ी हुई है, मान लो किसी पार्क में गेंद पड़ी है, तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी, स्थिर रहेगी वो बिल्कुल। कब तक स्थिर रहेगी, यानी कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में, जब वो आराम में या गति में है, तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। यानी कि वो जो गेंद पड़ी हुई है वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी प्रभाव ना पड़े, बाहर से कोई चोट ना मारे, उस पर लात ना मारे, ठीक है, तब तक वो नहीं वहाँ से हिलेगी। एग्जाम्पल देखो, फुटबॉल जो है यहाँ पे बिल्कुल आराम से पड़ी हुई है, रेस्ट में है, आराम से कहीं नहीं जाएगी ये।
लेकिन जैसे ही इस पे कोई पैर मारेगा तो ये क्या है, जो फुटबॉल है वहाँ से दूर जाके गिरेगी। तो इसी को कहा जाता है जड़ता का नियम, यानी कि कोई चीज़ है वो जड़ता यानी बिल्कुल स्थिर पड़ी रहती है, लेकिन जब बाहरी बल पड़ता है तो वो वहाँ से भागती है। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा, जिसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण का नियम या संवेग का नियम भी कहा जाता है, ये दूसरा नियम है। किसी भी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण जो है, उसकी जो दर है वो वस्तु पे लगने वाले बल के हिसाब से ही होता है। जैसे कि मान लो किसी ने गेंद को फेंका तो वो एक स्पीड से जाएगी, लेकिन किसी ने उसी गेंद को डबल स्पीड से फेंका तो वो डबल स्पीड से जाएगी और तेजी से जाएगी। तो ये जो है ना, इसी को संवेग का नियम कहा जाता है। ठीक है, कितनी तेजी से फेंका जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई भाला फेंका जो कम वजन का है, तो वो उसमें बल कम लगेगा। ठीक है, लेकिन कोई भाला फेंका, वो भाला बहुत ज़्यादा वजन का है, पहले वाले से दुगना वजन का है मान लीजिए, तो उसमें बल जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये भी त्वरण के नियम में आ जाएगा। तीसरा आपका है क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम। इसमें क्या होता है, जैसे क्रिया करते हैं उससे कुछ प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, तो गति के इस नियम में प्रत्येक क्रिया के साथ एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए ये तैराक है, ये तैर रहा है पानी में, तो जब तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं हम, तो हमारी तो क्रिया है कि भाई हमने पानी को पीछे की ओर धकेला, ठीक है, अपने हाथों से, ये हमारी क्रिया है। लेकिन उसके बदले में क्या प्रतिक्रिया होगी कि हमारा शरीर जो है वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो प्रतिक्रिया क्या देगा कि आगे की तरफ जाएगा। तो ये इसका तीसरा नियम है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आए होंगे, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है कई बार घर्षण से रिलेटेड। घर्षण जो है इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, ये आपको बताना है। लाभ देखिए, कोई वस्तु है, वस्तु की स्थिति को बनाए रखना। घर्षण किसी भी वस्तु की स्थिति तथा उसके आकार को स्थिर रखती है, ये इसका फायदा है। गति में सहायता करता है, घर्षण के कारण हम आराम से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। जो धावक होता है वो गति में तेजी लाने के लिए घर्षण का प्रयोग जो होता है, घर्षण जो होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, पकड़ को मजबूत बनाने में घर्षण काम आता है। जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है, वो हाथों से कोई वस्तु को पकड़ रहा है, तो घर्षण की वजह से अच्छे से पकड़ पाएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी जो रैकेट होता है उसको पकड़ पाते हैं। ये टेम्परेचर को भी बढ़ाता है, यानी घर्षण के कारण टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये तो इसके कुछ लाभ हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि वस्तु में टूट फूट होना। देखिए क्या होता है, घर्षण के कारण वस्तु में हमेशा कुछ ना कुछ टूट फूट होती रहती है। इसीलिए इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तेल या चिकनाई लगानी पड़ती है। कोई भी मशीन है मान लो, उसमें कोई घर्षण हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो समय के बाद वो टूटनी शुरू होती है। लेकिन अगर उसमें तेल या चिकनाई बना के रखेंगे तो वो टूटने से बच जाएगी। फिर इसमें एनर्जी लॉस होता है, यानी ऊर्जा का नुकसान होता है। घर्षण ऊर्जा को कम करता है, खत्म कर देता है। फिर इसमें गति भी कम होती है। जैसे देखिए कोई रोलर स्केटिंग है, रोलर स्केटिंग कर रहे हैं, तो इस खेल में घर्षण की क्रिया की जो गति है वो उसको, जो घर्षण है उस क्रिया की गति को कम कर देगा। ठीक है, इसी के लिए सतह जो है उसको चिकना बनाया जाता है। फिर क्या है, गति को मुश्किल बनाना। कठिन और अधिक घर्षण, अगर मान लो ज़्यादा घर्षण हो रहा है या बहुत कठिन है, तो ये क्रियाएं भी कहीं ना कहीं गतिविधि को मुश्किल बना देती हैं। तो ये कुछ इसके लाभ और इसके कुछ नुकसान, जो हानि है, ये बताई हैं। एक क्वेश्चन है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, यानी जो हमारा पर्सनैलिटी होती है, हमारा व्यक्तित्व होता है, उसको आपको परिभाषित करना है। और इसमें जो बिग 5 जो सिद्धांत है, इसको इसमें से आपको कोई 4 बताने हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के परसोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। यदि हम इसको और डिटेल में जाने तो जैविक रूप से जो भी मतलब दिखती हैं जो चीज़ें हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से और भावात्मक गुण, और जो हमारा व्यवहार, रुचियाँ हैं और योग्यताएं, ये सारी की सारी विशेषताएं जो होती है हमारी पर्सनैलिटी में होती हैं। क्योंकि किसी की जो पर्सनैलिटी है उसमें सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई आपका कोई दोस्त है, उसकी एक पर्सनैलिटी होगी, हो सकता है वो देखने में अच्छा हो, ठीक है, तो ये तो उसका बाहरी गुण है जो आप देख पा रहे हो। लेकिन उसका एक अंदरूनी पर्सनैलिटी भी होगी। वो इमोशनल है, सहनशील है, भावनात्मक रूप से कैसे सोचता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका व्यवहार लोगों के साथ क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, ये भी इंटरनल, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है मिलाकर, तब पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, बाहरी चीज़ों को देखकर नहीं बनती केवल। तो व्यक्तित्व के 5 लक्षण होते हैं, जिसको हम 5 बड़े लक्षणों का आकलन हम कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं स्पष्टता संबंधी लक्षण, कर्तव्यनिष्ठता संबंधी लक्षण, बहिर्मुखता संबंधी लक्षण, सहनता संबंधी लक्षण और मनोविक्षुब्धता संबंधी लक्षण। अब इसको और डिटेल में जानते हैं। देखिए, स्पष्टता संबंधी लक्षण जो होता है,
इसमें हम क्या आकलन देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कोई कितना कल्पनाशील है, कितना व्यवहारिक है, उसका अलग अलग विषय पे क्या इंटरेस्ट है, उसकी बौद्धिक जिज्ञासा रखने वाला है या नहीं है, क्रिएटिव वो व्यक्ति है या नहीं, नए अनुभवों का आनंद लेने वाला है या नहीं, नया सीखने के विषय को सीखने के योग्य है या नहीं, ये सब स्पष्टता संबंधी लक्षण में आता है। कर्तव्य निष्ठा की बात करें तो व्यक्ति कितना जीवन में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, ये इसमें देखा जाता है। कितना अनुशासित है, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ कितना है, योजनाबद्ध कोई कार्य करता है या नहीं करता, उसके अंदर कितने स्किल है, कितना मैनेजमेंट अच्छे से होता है या नहीं होता, कितना कठोर परिश्रमी है, दूसरों पे कितना निर्भर है, ठीक है, महत्वाकांक्षी है या नहीं, ये सब कर्तव्य निष्ठा के अंतर्गत आता है। फिर बहिर्मुखिता, इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो कितना एक्टिव है और कितना ऊर्जावान है, कितनी सकारात्मक भावना वो रखता है, कितनी स्वीकारने की उसके अंदर क्षमता है, कितना वो मिलनसार व्यक्ति है, कितना बातें करने में निपुण है, कितना जिंदादिल व्यक्ति है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि उसका व्यवहार कैसा है, दूसरों के साथ फ्रेंडली है या नहीं है। फिर सह क्षमता संबंधी लक्षण, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कितना उदार है और कितना दूसरों के साथ सहयोग करने वाला व्यक्ति है, कितना व्यवस्थित रूप से काम करता है, मित्रतापूर्ण है या नहीं है, ठीक है। मनोविशुद्धता में क्या आ जाता है, उसके अंदर की चीज़ें कि व्यक्ति कितना गुस्से वाला है, कि कहीं टेंशन में तो नहीं रहता, टेंशन को नियंत्रण में कर पाता है या नहीं कर पाता, कितना चिंतित रहता है, कितनी भावनाओं पे नियंत्रण है उसका, तो ये सब उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आक्रामकता, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। तो आक्रामकता की परिभाषा और इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, कोई भी शारीरिक या मौखिक व्यवहार किसी का भी जिसका लक्ष्य दूसरे खिलाड़ी के शारीरिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाना हो तो आक्रामकता कहते हैं। खेल के दौरान आपने देखा होगा कई बार क्या होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं आक्रामक होकर दूसरे खिलाड़ी को नुकसान पहुंचा देते हैं, जानबूझकर चोट लगा देते हैं, उसको गिरा देते हैं या कुछ परेशान करते हैं, तो ये आक्रामकता के तहत आता है। आक्रामकता की अवधारणा से मतलब ये होता है कि आक्रामकता को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग रूप में समझाया जाता है, ठीक है। सभी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको बताया है। कुछ कहते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे उनका मानना है कि ये जन्मजात होती है, यानी जन्मजात ही हम आक्रामक होते हैं या फिर शांत होते हैं, ये जन्मजात है और ये समय के अनुसार हमको दिखाई देती है। जबकि सामाजिक सिद्धांत में जो मनोवैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि ये हम वातावरण से सीखते हैं, यानी जन्मजात नहीं होती, हम जैसे माहौल में रहते हैं हम उस माहौल से सीखते हैं, दूसरों को देख कर सीखते हैं, तो ये है। नेक्स्ट आपका शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, कोई भी शारीरिक व्यवहार जिसका एकमात्र लक्ष्य किसी दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से जानबूझकर नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। शत्रु मतलब दुश्मनी से जो हम आक्रामकता दिखाते हैं उसमें क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है किसी दूसरे खिलाड़ी को जानबूझ के शारीरिक नुकसान पहुंचाना। कई बार क्या होता है, जानबूझकर कोई खिलाड़ी हॉकी स्टिक से किसी को चोट लगा देता है, मार देता है, घायल कर देता है। फिर बाहरी आक्रामकता, इसमें क्या होता है, कोई भी शारीरिक व्यवहार जिससे किसी दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचता है, लेकिन यह व्यवहार जानबूझकर नहीं किया गया, यानी कि इसमें नुकसान तो पहुंचा है शारीरिक रूप से लेकिन जानबूझ के नहीं हुआ, अपितु उच्चतम प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए किया गया है, बेहतर मतलब प्रदर्शन हो सके इसलिए किया गया है। उदाहरण के लिए हॉकी स्टिक से अनजाने में किसी दूसरे खिलाड़ी को घायल कर देना, मतलब उसका अंदर से मन नहीं था, उसने जानबूझ के नहीं करा लेकिन गलती से उससे ऐसा हो गया, अनजाने में हो गया, ठीक है। बेहतर प्रदर्शन करने के चक्कर में किसी दूसरे को चोट लग जाए तो वो बाहरी आक्रामकता हो जाता है। मुखर व्यवहार आक्रामकता में क्या होता है, ऐसा मौखिक व्यवहार जिसमें किसी खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है, किसी को मौखिक व्यवहार के जरिए, कई बार क्या होता है किसी को चिढ़ाना, आप देखते हो जब क्रिकेट के मैदान में ज़्यादातर होता है, क्रिकेट के गेम में कई बार क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, गाली दे देते हैं, ठीक है, उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो ऐसा जो टिप्पणी कमेंट वगैरह करते हैं ये मुखर व्यवहार में आ जाता है। खेलों में खेल प्रतिभा की पहचान क्या है, देखो खेलों में प्रतिभा की पहचान जो होती है वो ये होती है कि उसमें से जो टैलेंटेड खिलाड़ी है उसको पहचानना, उसके टैलेंट को और उसका चयन करना, ताकि फ्यूचर में वो एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सके, ठीक है, और देश का नाम रोशन करे। नेक्स्ट है आपका कि खेल प्रतिभा विकास के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि निचले स्तर पर जो प्रतिभा है उसको खोज करना, लोकल लेवल पे
प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं उसको चयन करके उनका आकार, शारीरिक क्षमता, उनकी शारीरिक अक्षमता, उनका इंटरेस्ट, उसके आधार पे उनका चयन करना। स्कूल स्तर पे, जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे खेल अकादमी को बढ़ावा देना। प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होते हैं उनको खेल की सुविधाएं प्रबंध करना, ठीक है, जो भी उनके खेल के लिए जो भी उसको उपकरण वगैरह चाहिए उन सब का प्रबंध कराना, मैनेज करना उनको। खेल प्रतिभाओं को मौका देना, जो भी मतलब टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको सभी को मौका देना। प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं उनको वित्तीय सहायता करना, यानी उनको पैसों से उनकी सहायता करना। खिलाड़ियों का व्यक्तिगत विकास हो सके, ठीक है, समाज का सामुदायिक विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके, ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि सहन क्षमता के प्रकार आपको बताने हैं और खेलों में उच्च प्रदर्शन करने के लिए सहन क्षमता एक आवश्यक घटक है, ये कैसे होता है इसको आपको बताना है। तो देखिए, सहन क्षमता जो होती है 3 कैटेगरी में इसको बांट के देखेंगे। एक तो है हमारी आधारभूत सहन क्षमता, फिर सामान्य सहन क्षमता और विशिष्ट सहन क्षमता, ठीक है। और आधारभूत में क्या आता है कि देखिए, व्यक्ति की ऐसी योग्यता, यानी आधारभूत सहन क्षमता व्यक्ति की ऐसी योग्यता होती है जिसमें बहुत सारी शारीरिक मांसपेशियों के द्वारा धीमी गति से लंबे समय तक हलचल कर सकता है, जैसे कि दौड़ना, चलना, तैरना इत्यादि। यानी खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो लंबे समय तक, ठीक है, अपनी मांसपेशियों के जरिए धीमी गति से हलचल कर सके, अपने खेल को बढ़ा सके, जैसे दौड़ना, चलना, तैरना, इन सब चीज़ों में। तो ये हमारी आधारभूत सहन क्षमता होती है। सामान्य सहन क्षमता में क्या होता है, ये एक ऐसी योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति थकान की स्थिति में, यानी बहुत ज़्यादा थक गया हो लेकिन थकान की स्थिति में भी हलचल करता है, जैसे एरोबिक में, एनारोबिक गतिविधियाँ, इन सब में। तीसरी होती है विशिष्ट सहन क्षमता, यानी स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, विशिष्ट खेलों में अलग अलग रूप में उपयोग करा जाता है, जैसे कि मान लो मुक्केबाजी है तो मुक्केबाजी में इसका अलग तरीके से यूज़ होगा, कुश्ती में इसका यूज़ अलग तरीके से होगा। तो सभी तरह के खेलों में अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। विशिष्ट दमखम की आवश्यकता होती है, तो इसे हम विशिष्ट सहन क्षमता कहते हैं। अब क्रिया के समय के आधार पर सहन क्षमता, गति सहन क्षमता, ये वह योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति थकान के बावजूद भी किसी भी गति को 45 सेकंड तक तेजी से कर सकता है। यानी कि थकान उसमें बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उसमें इतना स्टेमिना बचा हुआ है कि 45 सेकंड तक वो क्या कर सकता है, अपना खेल है उसको जारी रख सकता है। एक है लघु अवधि सहन क्षमता। ये योग्यता 45 सेकंड से 2 मिनट तक चलने वाली गतिविधियां शामिल है, जैसे 800 मीटर की दौड़ है। और मध्यम अवधि सहन क्षमता, इसमें क्या होता है, 2 मिनट से 11 मिनट तक चलने वाली गतिविधियां इसमें शामिल होती है, जैसे 1500 मीटर की दौड़। दीर्घ अवधि सहन क्षमता में क्या हो जाता है, इसमें 11 मिनट से अधिक चलने वाली गतिविधि शामिल होती है, जैसे 5000 मीटर की क्रॉस कंट्री या मैराथन जो दौड़ होती है वो आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पे अपना जो वीडियो है ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पेपर आपका सिर पे है, प्री बोर्ड, टाइम कम है इसलिए जल्दीबाजी में आपको ये करा दिया है, लेकिन मैं आपको सारे चैप्टर डिटेल में कराऊंगा और अगली बार जो बोर्ड एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल में और लंबी वीडियो बना के समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।